गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबकी बैंकिंग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। रिसेंटली आपका आईबीपीएस पीओ का पेपर हुआ है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी बच्चे उस एग्जाम में बैठे होंगे उनका पेपर अच्छा हुआ होगा। अगर किसी कारणवश आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो डिसहार्टेंड मत होइए, क्योंकि अभी भी आपके पास एसबीआई का एग्जाम पड़ा है जहां पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बस एक सजेशन मैं जरूर दूंगा कि जो भी गलतियां आपने आईबीपीएस एग्जामिनेशंस में की हैं, अगर आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए समहाउ, तो आप उन गलतियों को जरूर समझिए कि कहां पे आप गलत गए और उस गलतियों पे काम कीजिए ताकि एसबीआई में वो गलतियां ना हो और आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाए। आते हैं आज की वीकली करंट अफेयर वीडियो के ऊपर। तो अगर मैं बात करूं वीकली वीडियोस की, तो हमने ये वीडियो आपकी अक्टूबर मंथ से स्टार्ट की थी। एक सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि बैंक्स में आखिरी के महीनों के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं बात करूं इन करंट अफेयर्स में, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है जहां पे हम सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं आपकी वीकली वीडियोस में। और आज की डेट होगी 30 नवंबर से 6 दिसंबर। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज वो वीडियोस देखिए ताकि आपकी अच्छी तरह तैयारी हो सके। उसके साथ एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जब भी आप इन सेशंस को स्टार्ट करते हैं तो आप अपने पास एक नोटबुक जरूर रखिए। सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस जो हम आपसे डिस्कस करेंगे उसको अटेम्प्ट कीजिए। देखिए मेरा क्वेश्चन सही था या गलत था। अगर क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। अगर समहाउ क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर भी आपको दुखी नहीं होना है। आपको देखना है कि मुझे कहां पे वर्क करना है या कहां पे इंप्रूव करना है। उस चीज को नोट डाउन कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए कि ये गलती मैंने की है, अब ये गलती को दोहराना नहीं है एग्जामिनेशन में। तो उस चीज के ऊपर शुरुआत करते हैं आज के सेशन में। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए। एसबीआई पीओ 2024 को लेके हमने आपके लिए एक प्रीलिम्स प्लस मेंस कंबाइंड टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जहां पे आपको 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिल सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आपको चैप्टर वाइज कोई सेक्शनल टेस्ट, करंट अफेयर्स के टेस्ट, इवन आपको फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स के लिए और मेंस दोनों के लिए आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा मौका है बिकॉज अभी अभी आप आईबीपीएस पीओ का पेपर दे के आए होंगे, तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकते हो उतना ही बेटर आपका रिजल्ट आएगा। बिकॉज एक बहुत बड़ी सेइंग है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो यहां पे आपको एक बहुत ही बड़ा ऑफ मिल रहा है गाइस। हमने आपके लिए फ्लैट 85% ऑफ रखा है ऑन दिस टेस्ट सीरीज, जहां पे अब आपको ये कोड एसबीआई 85 यूज करके आप इस टेस्ट सीरीज को कितने में ले सकते हो, सिर्फ 540 रुपए में। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप फटाफट में जाके लिंक पे क्लिक कीजिए और इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे आज के सवाल के ऊपर। तो पहला सवाल जो आपके साथ मैं पूछ रहा हूं, मैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंकिंग अमेंडमेंट लॉ आया है। और अगर बैंकिंग के ऊपर कोई भी लॉ आता है या वो बिल आता है, वो हमारे हर बैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अपकमिंग जो भी बैंकिंग एग्जाम्स आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस क्या क्या हुई हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें यह भी समझना है कि क्या क्या अपडेशंस हुई हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने क्वेश्चन देख लिया होगा अपनी स्क्रीन पे, आपने अपना आंसर भी लॉक कर लिया होगा। दोबारा मैं आपसे क्वेश्चन पढ़ लेता हूं कि क्या है। पूछा गया है कि जो ये बिल लॉन्च किया गया उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि यहां पे नॉमिनीज की जो नंबर है वो बढ़ा दिया गया है 1 से 4, क्योंकि अभी प्रेजेंटली बैंक में एक नॉमिनी होता था, अब आप 4 कर सकते हो। फिर बोला गया है जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वो भी बढ़ा दिया गया है 5 लाख से लेकर 50 लाख तक। और तीसरा बोला गया जो टर्म यूज होती है बैंक्स में, फोर्टनाइट। अगर आपने कैश रिजर्व रेशियो पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि कैश रिजर्व रेशियो में टर्म यूज होते हैं कि फोर्टनाइटली कैलकुलेट होता है। पहले उसको बोला जाता था, फोर्टनाइटली का मतलब था सेकेंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे। अब बोला गया कि इस बिल ने उसको चेंज कर दिया, उसको बोला गया कि 1 से 15 हो गया फर्स्ट फोर्टनाइट और 16 से लास्ट जो भी मंथ का डेट होगा वो हो गया हमारा सेकेंड फोर्टनाइट। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट थी। पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो सबने आंसर मार्क किया है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 जो है इसका राइट आंसर है। अब ये आंसर राइट क्यों है सबसे पहले समझते हैं। बिल को समझने पहले सबसे पहले होता है जब भी कोई अमेंडमेंट आती है तो अमेंडमेंट किसी ना किसी एक्ट के ऊपर आई होगी या किसी ना किसी जगह पे चेंज ही होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कहां कहां पे चेंज हुआ। आरबीआई एक्ट 1934 सबको लगता है होगा ही होगा, बिल्कुल आरबीआई एक्ट 1934 में चेंज हुआ। फिर आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो यहां पे भी चेंज हुआ है। ये 3 एक्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 या फिर जिसको बोला जाता है बैंकिंग कंपनी। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 और बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ एक्ट 1980। तो ये 5 एक्ट सबसे पहले हमें समझने हैं जहां पे चेंजेस हुए हैं। अब चेंजेस क्या हुए हैं उसको जानने से पहले समझते हैं ये चेंजेस थोड़ी सी प्रपोजल क्यों आई। नॉमिनी वाले चेंजेस का कंसेप्ट आया था कोविड के टाइम से, क्योंकि जब कोविड हुआ था तो बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन हम लोगों ने देखी है भारत में। अब वहां पे हुआ क्या कि अगर कोई बैंक है उसमें किसी बंदे लेट्स से किसी बंदे ए ने अकाउंट खुलवाया, उसने किसी पर्सन बी को नॉमिनेट किया, वो वाइफ हो सकती हैं, मदर हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता कोविड में बहुत मैसिव डेथ्स हुई थी। तो हो सकता है कि ए की डेथ हुई कोविड में और बी की भी डेथ हो गई, दोनों की डेथ होगी। तो अब जो क्लेमेंट है, पैसा जो बैंक में पड़ा है उसको क्लेम करने के लिए हो सकता है फैमिली में कोई सर्वाइव किया हो, बट वो पैसा नहीं ले पा रहा क्योंकि वो नॉमिनी है, वो नॉमिनी के नाम ही नहीं है उनका, तो वो पैसा नहीं ले पा रहे थे। तो एक प्रॉब्लम निकल के आई, उसको यहां पे रिजॉल्व किया गया। तो बैंक ने बोला आप नॉमिनी 1 से बढ़ा के 4 कर सकते हो। तो यानी कि नॉमिनी हो गए अब 1 से 4 हर बैंक में। अब वो 4 में भी कुछ बेसिक अदर कैटेगरीज हैं, इतना डिटेल में नहीं समझाएंगे, बस बेसिक समझाता हूं। या तो बैंक को बोला कि आप भाई अपने आप ना खुद बता दीजिए इतना इतना परसेंट शेयर आप इस नॉमिनी को देना चाहते हो। अगर आपका कुछ भी हुआ, डेथ हुआ या कुछ हुआ, आप चाहते हो कि मेरे ये 4 नॉमिनीज हैं, इतना इतना परसेंट पैसा इनको जाए, तो वो हो जाएगा। या फिर बैंक ने जो भी आपने 4 नॉमिनीज हैं, बैंक अपने बिहाफ पे उनको इक्वल परसेंटेज ऑफ पैसा जो है वो दे सकता है। तो दैट इज हाउ द नॉमिनी रूल कम। दूसरा रूल आता है हमारा विद रिस्पेक्ट टू द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट सिंपल भाषा में क्या होता है कि अगर आप कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसमें कुछ छोटा पॉइंट ऑफ किसी को उसको बेटरमेंट करने के लिए जो इंटरेस्ट उसको बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। पहले सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था 5 लाख रुपए। आप समझ रहे हो आज के टाइम में अगर मैं आपको बोलूं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बड़े बड़े बैंक्स में, SBI, HDFC, ICICI बैंक, 5 लाख। 5 लाख तो डिपॉजिट ही हो गया होगा कई बैंक्स में, उससे बड़े बड़े लोगों ने डिपॉजिट किए होंगे। तो ये जो एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का टर्म था ना, उसको बोला गया था फॉर डायरेक्टरशिप। उन्होंने बोला कि जो थ्रेशहोल्ड है उसको बढ़ा के 5 लाख से कितना कर देंगे, अब 2 करोड़ रुपया कर दिया गया। तो ये था सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का सिस्टम। ठीक है जी, तो ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट क्या था, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को थोड़ा सा और समझाता हूं कि 5 लाख तो था, बट 5 लाख का मतलब 5 लाख नहीं था। उन्होंने बोला 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी और 5 लाख जो भी कम है। तो यहां पे मेजॉरिटी ऑफ केस में क्या था, 5 लाख ही कम आ रहा था, तो यहां पे भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा जो बैंक्स अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं आरबीआई को, ठीक है, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग डेट्स फॉर द बैंक्स, ये फोर्टनाइट बेसिस पे होती थी, जिसको सिंपल भाषा में बताऊं, ये क्या होता था, बैंक्स अपनी रिपोर्ट भेजते थे आरबीआई को कि हम कैसा काम कर रहे हैं हर 2 बार, यानी कि एक तो सेकंड सैटरडे को, एक फोर्थ सैटरडे को। इसलिए बोला जाता था इसको फर्स्ट फोर्टनाइट और सेकंड फोर्टनाइट। तो इसकी डेफिनेशन को चेंज किया गया, बोला गया फर्स्ट फोर्टनाइट का मतलब है पहले 15 दिन, सेकंड फोर्टनाइट का मतलब 16 से लेकर जितने भी आ गए, 16 से 30 है या फिर 16 से 31 है, वो हो गया आपका सेकंड फोर्टनाइट। यही प्रपोजल को जब हम फोर्टनाइट की बात करते हैं, यही आगे चेंज हो गया सीआरआर के ऊपर भी। मैंने आपको बताया था कैश रिजर्व रेशियो में भी चेंज यही बोला है कि जो फोर्टनाइट की डेफिनेशन है वो बदल दी गई। तो मतलब क्या हुआ, जो हम पहले करते थे सैटरडेज, ठीक है, फ्रॉम सैटरडे टू द सेकंड फॉलोइंग फ्राइडे, तो सेकंड फ्राइडे था, ऐसा चलता था। अब उसको सिंपल बोला गया 1 से 15, 16 से 30 या 16 से 31, सिंपल ठीक, 1 to 15 और 16 to 31। अब यहां पे एक टर्म आती है बहुत इंपॉर्टेंट, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो आई थिंक आप सबने बैंक स्टैटिक में पढ़ा ही होगा, बट यहां पे अगर मैं बेसिक बात करूं, सीआरआर। सीआरआर क्या होता है सिंपल भाषा में, कैश रिजर्व रेशियो, जहां पे आप आपकी जो एनडीटीएल होती है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज जो होती हैं, उनको बैंक की कुछ एनडीटीएल नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है, इसका कुछ परसेंट बैंक किसको देता है, आरबीआई को देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। तो इसको बोला जाता है सीआरआर। यहां पे बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आरबीआई ये पैसा अपने पास क्यों रखता है, ताकि वो लिक्विडिटी को मैनेज कर सके, इसलिए आरबीआई सीआरआर को लेके आता है। इसी के साथ ही जुड़ती जुड़ती एक टर्म है, इसको बोलते हैं एसएलआर, क्योंकि बहुत बच्चे सीआरआर एसएलआर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एसएलआर क्या हुआ। एसएलआर का सिंपल मकसद होता है ये भी रिजर्व ही है, जैसे सीआरआर जाता है आरबीआई के पास, एसएलआर बैंक के खुद के पास रहता है।
वहां पे कैश रिजर्व जाते हैं, कैश डिपॉजिट्स जाते हैं। यहां पे क्या होता है, आपके कैश रिजर्व्स कह लीजिए, उसके बाद आप कह लीजिए गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उनका रिजर्व जो है वो बैंक अपने पास रखता है। मैंने आपको बोला सीआरआर पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो क्वेश्चन है क्या एसएलआर पे इंटरेस्ट मिलता है? क्योंकि अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज की हैं तो ऑब्वियसली बात है, अगर वहां पे कुछ प्रॉफिट बैंक्स को जनरेट होगा या फिर किसी को जनरेट होगा तो वहां पे बैंक्स को भी जनरेट होगा। तो यहां पे सॉर्ट ऑफ मिनिमल सॉर्ट ऑफ क्या कह सकते हैं, एसएलआर में बैंक्स को फिर भी एक सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट या प्रॉफिट जो है वो मिल जाता है। तो ये दो बेसिक टर्म्स जो हैं, इसको हमेशा आपको याद रखना अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत बेसिक टर्म्स है, मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन पूछ रहे सीआरआर के ऊपर, बहुत चांसेस कम हो चांसेस हो गए, बहुत पहले पूछते थे, बट यार कभी नहीं पता, क्योंकि न्यूज में है तो पूछ सकते हैं सीआरआर के ऊपर भी। तो ये चीज हुई, ठीक है जी। तो यहां पे आया हमारा थर्ड पॉइंट क्लोज। अब आते हैं मेजर चेंज और क्या किए, चेंजेस किए गए कोऑपरेटिव डायरेक्टर्स को लेकर। जो हमारे कोऑपरेटिव डायरेक्टर्स हैं उनकी जो टेन्योर होती है वो पहले 8 साल थी, अब उसको बढ़ा के 10 साल कर देगा। सिर्फ आपको ये फैक्ट याद रखना है कि मैक्सिमम टेन्योर जो है या कंजेक्टिव टेन्योर होगी डायरेक्टर की, वो 8 साल से बढ़ा के 10 साल कर दी गई। ठीक है जी। एक्सेप्शन यहां पे किसको है, चेयरमैन या फिर होल टाइम डायरेक्टर को। जो चेयरमैन है या फिर होल टाइम डायरेक्टर है उनकी एक्सेप्शन है, बाकी यहां पे 8 से 10 आपको याद रखना है। दूसरा आ जाता है जी, जो कॉमन डायरेक्टर्स बनाए जाते थे कोऑपरेटिव बैंक में, उसको कंप्लीटली इन्होंने एग्जाम ठीक कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर बोला गया अनक्लेम्ड अकाउंट्स, सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड अकाउंट्स विद रिगार्ड्स टू द डिविडेंड। अगर हम बैंक्स की बात करें तो डिपॉजिटर इंश्योरेंस फंड बन जाता है। अगर हम बात करें डिविडेंड्स की, मार्केट में बहुत लोग आजकल पैसा लगाते हैं, तो वहां पे भी काफी टाइम होता है कि कोई डिविडेंड क्लेम करना ही नहीं आता। तो बिल ने कहा है कि अगर 7 साल तक, ठीक है जी, कोई ऐसा शेयर जिसका डिविडेंड नहीं पे हुआ है और वो 7 साल तक, लगातार 7 साल तक वो अनपेड रहा है या फिर वो अनक्लेम्ड रहा है, तो उस पैसे को अब आप क्या करोगे, उसको आप डाल दोगे इन द इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब ये क्या होता है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जैसा कि नाम ही बता रहा है, हमारी मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेट कैसे करोगे, जब आप उनके बारे में अवेयरनेस जनरेट करोगे, कुछ उनकी ट्रेनिंग्स करवाओगे, उसके लिए पैसा चाहिए होगा। आपको उनकी सिक्योरिटी एनहांस करनी पड़ेगी कि भाई आपको ऐसे ऐसे चीजें आपसे वहां से प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा अपने आप को। तो वो जो काम होता है उसके लिए एक फंड बनाया गया था इंडिया में, जिसको रेगुलेट करता है इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, रेगुलेट करती है इसको। और इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का काम ही है कि इन्वेस्टर जितने भी हैं उनको कैसे हम एक काइंड ऑफ प्रोटेक्ट कर सके। तो जहां पे पैसा कहां से आता है, जो भी अनक्लेम्ड डिविडेंड है, जो कि नहीं दिया जाए, जो पैसा किसने क्लेम ही नहीं किया, वो पैसा यहां पे चला जाता है। ठीक है, या फिर अगर कोई डिस्प्यूट आता है किसी क्लेम्स को लेके, तो वो भी यहां से सेटल किया जाता है। ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं फाइनल पॉइंट जो इसमें मेजर डिस्कस हुआ था, वो था रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। बैंक्स के ऑडिट होते हैं, तो जब बैंक्स के ऑडिट होते हैं तो कौन करेगा ऑडिट, ऑडिटर करेगा। पहले क्या होता था कि ऑडिटर जो है उसको आरबीआई अपॉइंट करता था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके। अब बिल ने बोला है कि ऐसा नहीं रिक्वायर्ड है, बैंक्स खुद जो हैं वो खुद ही रेम्यूनरेशन डिसाइड करते हैं कि ऑडिटर को इतना पैसा मिलेगा। तो ये एक प्रोविजन जो है यहां पे दी गई है। तो ये सभी के सभी प्रोविजंस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको किसी पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि अभी ये बिल हमारा लोकसभा में पास हुआ है, राज्यसभा में पास होगा बाद में, और अगर इसमें कुछ भी चेंज होगा या कुछ भी अपडेट और मिलेगा तो मैं आपके साथ अपकमिंग क्लासेस में वो भी डिस्कस करूंगा, बिकॉज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। चलिए अब दोबारा आते हैं हमारे सवाल के ऊपर कि यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया था सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये 5 लाख से 50 नहीं, 5 लाख से 2 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है जी, तो इसका मतलब हमारी पहली न्यूज आई होप सबको क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं हमारी दूसरी न्यूज के ऊपर, जो कि अगेन बहुत ही बड़े सेगमेंट को कैटर करती है, वो है हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। तो देखिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था परख, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो एक इनिशिएटिव था परख, उसको स्टार्ट किया गया था। और उसके अंदर अब एक सर्वेक्षण सर्वे, राष्ट्रीय सर्वेक्षण यानी कि सर्वे हुआ है जो कंडक्ट करवाएगा परख। पूछा मैंने आपसे क्या है कि यहां पे कौन सी स्टेटमेंट इस सर्वे को जो वो कंडक्ट कर रहा है वो सही है। तो 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं मेरे पीछे, तो आपको मुझे सबसे पहले इसका आंसर नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक्स में कि क्या इसका आंसर होगा, एंड देन वी विल वेरीफाई कि सही है या गलत है। सर्वे असेस करेगा 3 क्लासेस को, जिसको बोलते हैं ग्रेड 3, ग्रेड 6 और ग्रेड 9। और कहां कहां पे करेगा, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस।
सर्वे हमारा गवर्नमेंट एडेड स्कूल और प्राइवेट स्कूल तीनों में होगा, और ये 23 भाषाओं में यानी कि 23 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में करवाया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है यहाँ पे सभी की सभी स्टेटमेंट सही हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सबके आंसर ये सही हुआ होगा। अब सबसे पहले इस सर्वे को समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं परख क्या है। परख का मतलब आया कैसे? परख का मतलब है परखना, और किसको परखोगे आप? सबसे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या था कि गवर्नमेंट ने जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आए 2020 की, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या थी? कस्तूरी रंगन कमेटी थी, जिन्होंने एक कमेटी थी, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी कि इस तरह से हमारे एजुकेशन में रिफॉर्म्स होने चाहिए। उन कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई, जो कि प्रेजेंटली रनिंग है 2020 की। अब उस पॉलिसी के अंतर्गत सबसे बड़ा पॉइंट एक जो रेस किया गया था वो था हमारे बोर्ड्स के ऊपर, कि भाई हमारे जो डिफरेंट इंडिया में बोर्ड हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन है, कोई गाइडलाइन नहीं है, इक्विवेलेंस नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है। कैसे नहीं इक्विवेलेंट? भाई कोई बंदा बोलता है कि भाई मुझे तो उस बोर्ड से पढ़ा दो, उसमें नंबर ज्यादा आते हैं, इस बोर्ड में धांधलेबाजी बहुत होते हैं, इस बोर्ड में कुछ होता है, उस बोर्ड में कुछ होता है। प्रॉब्लम है, उसको क्या कैसे करें? तो सबसे पहले इसको काम दिया गया कि भाई आपका सबसे बड़ा काम है आपको जो स्कूल बोर्ड है उनको इक्विवेलेंट करना है। इक्विवेलेंट कैसे करोगे? सबसे पहले आप यूनिफॉर्मिटी लेके आइए असेसमेंट के ऊपर, कि जो पेपर असेस होगा उसके ऊपर यूनिफॉर्मिटी लेके आओ। फिर आप कैसे लेके आओगे? देखो यूनिफॉर्मिटी कैसे, आपको स्टैंडर्ड चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, कोई नॉर्म्स चाहिए ना भाई, इस पे काम करना है। अगर मैं आपको बोलूं ये 10 पॉइंट है, इस 10 पॉइंट के बेस पे सब कुछ करना है, तो आप उसी पे चेक करोगे। यही यहां पे किया गया, नॉर्म्स बनाइए, स्टैंडर्ड्स बनाइए, गाइडलाइंस बनाइए, और एक स्टैंडर्डाइजेशन इवैल्यूएशन रखिए अक्रॉस ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड्स इन इंडिया। तो यही चीज यहां पे सबसे ज्यादा बात की गई कि भाई आप पहले इवैल्यूएशन सिस्टम सही करो। अब वो इवैल्यूएशन सिस्टम सही करने के लिए आपको सर्वे तो करवाने पड़ेंगे ना, तो ये इन्होंने बोला आप नेशनल असेसमेंट सर्वे करवाइए। और फिर इस परख बॉडी को जो है एस्टैब्लिश किया गया था 2023 में, किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। ऑब्जेक्टिव सिंपल था कि भाई आप एक असेसमेंट सेंटर हो, आपका काम है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है विद रिगार्ड्स टू बोर्ड्स, आप उसको फुलफिल कीजिए। ठीक है, आपको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? इंप्लीमेंट करेगा एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस अंडर द गाइडेंस ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को गाइड कर रहा है। ठीक है जी, क्या क्या चेंज करेंगे? देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग, मैं बात करूं कॉम्पिटेंसी हो गया, तो इस पे बेस पे आप क्या कर रहे हो, जो एजुकेटर्स हैं उनको जो नए पैडागोजिकल चेंजेस रिक्वायर्ड हैं उसके साथ फैमिलियराइज भी करवाया जाए। क्योंकि अगर टीचर्स को हम बोले कि यार आप ये सिस्टम चेंज हो गया, उनको सिखाओ भी तो सी ना, तो यहां पे सिखाया जाएगा। ठीक है जी, और फिर क्या है, लार्ज स्केल लेवल पे अचीवमेंट सर्वे करवाएंगे, तो जो बेसिकली यही हो रहा है जो ये परख का असेसमेंट सर्वे है कि बड़े बड़े सर्वेस करवाइए आप, अचीवमेंट देखिए कैसी हो रही है। उसी बेस पे परख ने अब क्या किया? परख ने अपना राष्ट्रीय सर्वेक्षण सर्वे जो है उसको स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन क्या है, सर्वे हो रहा है, स्कूल्स पे हो रहा है, तो मेरे पास 3 बेसिक सवाल हैं। कहां कहां पे सर्वे होगा, किस किस को कैटर करेगा, और कैसे होगा? तो पहली बात है कहां कहां पे होगा। इसमें इंडिया के हर स्कूल्स, चाहे वो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं या फिर वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो यहां पे कवर किए गए हैं। उसके बाद अराउंड 88,000 स्कूल्स होंगे, और 23 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है जी, जहां पे डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस यहाँ पे कवर की गई हैं। तो आपको रीजनल लैंग्वेजेस याद नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ भी गया, इतना ज्यादा करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, तो ये पॉइंट ऑफ वो इंफॉर्मेशन है जहां पे रिटर्न ऑफ आउटपुट बहुत कम होगा, तो इसको आप छोड़ सकते हो। बस ये देखो 23 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद मैंने बोला था कहां कहां पे, किसके किसके कहां पे होगा। तो भाई ये ना 3 कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज, प्रेपरेटरी स्टेज और मिडिल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज का मतलब क्या है? ग्रेड 3, यानी कि ग्रेड 3 को बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज पे होगा। फिर आपका प्रेपरेटरी स्टेज इसको बोलते हैं ग्रेड 6, और ग्रेड 9 होता है आपका मिडिल स्टेज। इन तीनों को असेस करेगा, किस किस पे करेगा? लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और द वर्ल्ड अराउंड अस। यहां पे इनको यहां पे कैटेगराइज किया जाएगा। और आपने देखा होगा बहुत ज्यादा टाइम पे क्या होता है कि इंडिया में अगर सर्वेज होते तो बहुत ज्यादा हमने न्यूज में क्या सुना है कि भाई इसका मैथ अच्छा नहीं है, इसका रीजनिंग अच्छा नहीं है, मतलब इनको बेसिक मैथमेटिक्स करना ही नहीं आ रहा है। होती है ना ये प्रॉब्लम, हमने बहुत कॉमनली सुना है। तो इस चीज को यहाँ पे टेस्ट करना चाहते हैं, और इनकी हेल्प कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा? सीबीएसई करेगा। ठीक है, सीबीएसई स्टेट्स और यूटीज के साथ मिलकर कोलैबोरेट करेगा और इसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा टेस्ट को। और इसकी पूरी की पूरी डेवलपमेंट, फाइनलाइजेशन वो कौन करेगा? वो एनसीईआरटी करेगा।
यानी कि इसको कंडक्ट करवाने वाला काम सीबीएसई कर रहा है, बट इसका पूरा ढांचा कौन तैयार कर रहा है? वो एनसीईआरटी कर रहा है, जो हमने परख में पहले भी पढ़ा है। गाइडेंस किसकी थी? एनसीईआरटी की थी। ठीक है जी। अब यहां पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव है भाई, पहले तो हम नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का कार्ड निकालें, कैसा काम हो रहा है, हम देखें क्या हमारा लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज और क्या हमारा लेवल ऑफ लर्निंग है बच्चों के अंदर। और फिर अगर यहां पे हमारे लर्निंग्स में जो भी हमें लगा कि यहां पे कुछ ना कुछ चीजें रिक्वायर्ड हैं, तो हम क्या करेंगे? काइंड ऑफ रेमेडियल मेजर बनाएंगे टू इंप्रूव द फ्रेमवर्क। अब जब ये फ्रेमवर्क बनेगा तो फ्रेमवर्क के लिए क्या बोला गया? एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनेगी, जो कि परख राष्ट्रीय जो हमारा सर्वे है उसको कंडक्ट करवाएगी अंडर द, जो कौन करवाएगा? हेडेड बाय सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, तो वो इसको कंडक्ट करवाएगा। ठीक है जी। तो ये थी हमारी परख की न्यूज। अब बात करते हैं हमारी अगली न्यूज के ऊपर। ठीक है जी। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। डिफेंस एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आया है आपका, 4th एडिशन हुआ है इंडिया मलेशिया की ज्वाइंट एक्सरसाइज, जिसका नाम है हरिमो शक्ति। तो पहला सवाल यही, हरिमो शक्ति किसके बीच में है? इंडिया मलेशिया के बीच में है। थर्ड पॉइंट, कौन सा एडिशन है? 4th एडिशन। चौथा कहां पे हुआ है? हुआ कहां पे है? दैट इज इन पहांग डिस्ट्रिक्ट इन मलेशिया। अब यहां से एक एक्सरसाइज आप और याद रखिए इंडिया मलेशिया के बीच में, जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण। अब समुद्र लक्ष्मण जो है वो है नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम ही है समुद्र यानी कि नेवल। और हरिमो कौन सी है? वो मिलिट्री की एक्सरसाइज है, आर्मी की। तो ये याद रखना है। ठीक है जी। तो ये था हमारा एक्सरसाइजेज ऑन मलेशिया। इसी से आगे बढ़ते हैं कि और एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है जी। वर्ल्ड एड्स डे हमारा 1 दिसंबर को मनाया गया है। और सिंपल सवाल मैंने आपसे पूछा है, थीम क्या है? तो ऑप्शंस आपके सामने, आपको मुझे बताना है वर्ल्ड एड्स डे की थीम क्या है 2024 की। वर्ल्ड एड्स डे 2024 की थीम है जी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेक द राइट पाथ, माय हार्ट माय राइट। ये हमारी थीम है इस बार की। और अगर मैं बात करूं वर्ल्ड एड्स डे की, तो हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके साथ अगर एक और डे डिस्कस करूं तो वो है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को कौन मनाया गया? इंटरनेशनल चीता डे। इंटरनेशनल चीता डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए इस टाइम पे जो हमारा प्रोजेक्ट चीता के अंदर 2 टाइगर्स को रिलीज किया, उनका नाम क्या था? अग्नि और वायु। कहां पे रिलीज किया गया? कूनो नेशनल पार्क पे। ठीक है जी। कूनो नेशनल पार्क क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट था चीता को लेके, प्रोजेक्ट चीता, ठीक है, जो कि 2022 के स्टार्ट किया था हमने प्रोजेक्ट चीता, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारे चीताज इंडिया में 1952 से पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको हम वापस रिइंट्रोड्यूस करें। कूनो नेशनल पार्क था। दूसरा याद रखना आप, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है जी। ये दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में है। यहां पे सेंचुरी में भी चीतास को अब रिइंट्रोड्यूस किया गया है ताकि थोड़ा सा एरिया बढ़ा सके। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहली बार चीतास हमने कहां से लिए थे? तो पहले चीतास जो इंट्रोड्यूस किए थे वो लिए थे नामीबिया से। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप याद रखना। और चीता से हमने क्या पढ़ा था? देखिए मैंने पिछली क्लास में आपको चीतास के बारे में क्या पढ़ाया था पिछली क्लासेस में? आईबीसीए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जहां पे मैंने आपको बोला था कि 7 बिग कैट्स को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए। वो 7 बिग कैट्स कौन सी थी? लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा एंड जैगुआर। तो ये 7 थे। आपने इनको कंजर्व करने के लिए इंडिया ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। और आईबीसीए न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसका हेडक्वार्टर इंडिया में बनने वाला है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आपको पुराने सेशंस को जरूर देखना चाहिए ताकि आप एक लिंकेज बना सके विद रिगार्ड्स टू द करंट अफेयर्स, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप सोचो ना कि बस मैं याद कर लूंगा, क्रैम कर लूंगा, भाई नहीं होने वाला। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, हम लोगों ने भी तैयारी की, अगर आप रट्टा मारने बैठते तो रट्टा भूला और वो सब चीज भूल गई। अगर उसको थोड़ा सा समझ के करोगे तो चीजें जल्दी याद होंगी। ठीक है जी। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन ऑन वर्ल्ड एड्स डे, जिसकी थीम क्या थी हमारी? टेक द राइट पाथ, माय हार्ट माय राइट हियर। अब बात करते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए मैंने हरिमो शक्ति पढ़ाई और इस बार क्या हुआ, पहला एडिशन हुआ एक टेबल टॉप एक्सरसाइज का। ठीक है, टेबल डिस्कशंस हुई हैं, उसका नाम क्या है? सिम्बिक्स। तो पूछा गया है ये इंडिया और किसके बीच में हुई है? तो आप प्लीज मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है जी
ऑप्शन नंबर है कैम्बोडिया। कैम्बोडियन आर्मी और इंडिया के बीच में हुए सिनबेक्स एक्सरसाइज। तो अभी 3 एक्सरसाइज डिस्कस हो गई, हरिमौज शक्ति, समुद्र लक्षण और सिनबेक्सिया। चलिए जी, अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन अगेन कुछ ऐसी चीजें तो पहली बार हुई है, और अगर कोई भी चीज पहली बार हो रही है उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आपके एग्जाम में आने के। देखिए पूछा गया है, फर्स्ट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हुआ है पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडियन ओशन रीजन। आपको मुझे बताना है इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है, किसने ऑर्गेनाइज किया है जी इसको ऑर्गेनाइज किया है हमारा नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने। ठीक है, तो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। सिंपल चीज क्या है, क्योंकि पहली बार हुआ था तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट समिट कह सकते हैं आप इसको, जिसको बोलते हैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कंडक्ट करवाया गया है। और ये पहली बार हुआ है कहां पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। पहली बार ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुआ है, और कहां पे हुआ, असम में हुआ है। तो आपको बताना है असम में इसको किसने होस्ट किया था। ये आपकी ऑप्शंस आपके सामने है, आईआईटी गुवाहाटी, असम इंजीनियरिंग कॉलेज, तेजपुर यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी या फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। तो आई होप आप सबने आंसर दे दिया होगा। देखिए मैं बोलूंगा अगर आप आंसर जब भी दे रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज कीजिए, अपना आंसर लगाइए और फिर आप वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए। ठीक है जी, चलिए। सो आई होप आंसर सबने दे दिया। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी इसका सही आंसर है जी। तो अब देखते हैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के ऊपर जो गुवाहाटी में हुआ है। बेसिकली इसको आईआईटी गुवाहाटी ने जो है इंट्रोड्यूस आईआईटी गुवाहाटी में हुआ है, और इसका थीम बेसिकली क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। अगर मैं बात करूं इस इवेंट को किसने ऑर्गेनाइज करवाया था, तो मेन ऑर्गेनाइजर कौन थे, नोडल ऑर्गेनाइजर थे सीएसआईआर। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है वो एक्चुअल में फेस्टिवल जो है उसको कौन कंडक्ट करवाता है या फिर किसके अंडर आता है इस फेस्टिवल। कॉमन क्वेश्चन होगा सर, हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो। जी हाँ, तो यहां पे कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और तीसरी आती है आपकी विंजना भारती ऑर्गेनाइजेशन। इनका नाम भी आप प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और विंजना भारती। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस ने इस फेस्टिवल को स्टार्ट किया है जो कि हर साल होता है, और इस बार कहां पे हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में पहली बार हुआ है अंडर दी आईआईटी गुवाहाटी इन असम है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो 14th एशियन ओशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट कॉन्फ्रेंस हुई है। तो आपको मुझे बताना है कहां पे हुई है कॉन्फ्रेंस, किसने ऑर्गेनाइज करवाई है। ठीक है जी, तो ये ऑर्गेनाइज करवाई गई है दैट इज बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अभी मैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बारे में समझा के आया था, अंडर द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो कि उसको कंडक्ट करवाती है। और यहाँ पे आता है हमारा एशियन ओशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। अब देखो मैं अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था अंडर इंडियाज वेरी कह सकते हैं विजनरी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट मौसम। तो प्रोजेक्ट मौसम बेसिकली क्या है, 2000 करोड़ के साथ इंडिया ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया प्रोजेक्ट मौसम। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एक तो अपने वेदर को प्रिडिक्ट बेटर कर सके और एक हम क्लाइमेट स्मार्ट कंट्री बन सके। ठीक है, वेदर प्रिडिक्शन हमारी बेटर हो सके, हम क्लाइमेट स्मार्ट कंट्री बन सके। और हमारा कब तक का टारगेट है, दैट इज बाय द ईयर 2026। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2026 तक हम एक क्लाइमेट स्मार्ट कंट्री जो है वो बन सके। तो इसीलिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो है वो प्रोजेक्ट मौसम को स्टार्ट किया था। ठीक है जी, और उस प्रोजेक्ट मौसम के अंडर हमने ये जो कॉन्फ्रेंस है वो कंडक्ट करवाई है दिल्ली में। तो ये चीज जरूर याद रखना प्रोजेक्ट मौसम के बारे में, जो कि अगेन जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का एक इनिशिएटिव है, आईएमडी ने स्टार्ट किया था। ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हमें जो है एक तो क्लाइमेट वेदर प्रिडिक्शन अपनी बेटर करनी है, दूसरी बात हमें क्लाइमेट स्मार्ट कंट्री बन सके। ठीक है, बाय द ईयर 2026 है। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है रिसेंटली। तो आपको मुझे बताना है उसमें एक जिसको बोल सकते हैं काइंड ऑफ इवेंट हुआ था जिसको बोलते हैं फिल्म बाजार। उसमें कौन सी फिल्म जो है वो सिलेक्ट की गई थी फॉर द स्क्रीन राइटर्स लैब। तो स्क्रीन राइटर्स लैब के लिए कौन सी फिल्म यहाँ पे सिलेक्ट की गई, ये आपको मुझे यहाँ पे बताना है।
आंसर इज ऑप्शन आर कॉर्नियक, द लास्ट सॉन्ग, साइलेंट इकोज, ल्यूमिनस सोल्स या फिर विस्पर्स ऑफ द पास्ट। तो क्या होगा जी आंसर, आप बताइए। हमने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा में हुआ है, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे 4 प्रोमिनेंट लेजेंड्स के बारे में डिस्कस किया गया था। तो वो 4 प्रोमिनेंट लेजेंड्स कौन से हैं आपको वो भी पता होना चाहिए। अभी पूछूंगा मैं आपसे कुछ इस आंसर के बाद, वो 4 प्रोमिनेंट लेजेंड्स कौन से थे जिनके बारे में इस बार उनको ट्रिब्यूट दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाता है, कॉर्नियाक। ठीक है, फिल्म जो यहाँ पे स्क्रीन रेट उसका नाम था कॉर्नियाक। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ अवार्ड्स यहाँ पे लिख के रखे थे, दैट इज विद रिगार्ड्स जो यहाँ पे दिए गए हैं, तो प्लीज आप उनको यहाँ पे नोट कर लीजिए। जिनमें आता है बेस्ट डायरेक्टर। ठीक है, तो बेस्ट डायरेक्टर जो है उनका नाम है बॉगडैन म्यूरेसनो। ओके जी, फिर आते हैं स्पेशल जूरी अवार्ड किसको दिया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जो हमें पता होना चाहिए, बिकॉज अगर हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन में आप पूछा जा सकता है। स्पेशल जूरी अवार्ड जो है वो दिया गया लुइस कॉर्वॉइजर को। ठीक है, लुइस कॉर्वॉइजर को। देन आता है जी आपका बेस्ट एक्टर मेल, स्पेशल मेंशन बेस्ट एक्टर मेल। आप यहाँ पे स्पेशल लिख लीजिए, बस स्पेशल मेंशन जो है उनको किनका देते हैं, उनका नाम था एडम बेसा, एडम बेसा। फिर आता है बेस्ट डेब्यू फिल्म, बेस्ट डेब्यू फिल्म। ठीक है जी, बेस्ट डेब्यू फिल्म डायरेक्टर, वो अवार्ड दिया गया था सैरा फायरलैंड, सैरा फायरलैंड को। ठीक है जी, और इनकी फिल्म का नाम क्या था, फैमिलियर टच, फैमिलियर टच। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपको यहाँ पे याद रखने। और मैंने आपको बोला था कुछ प्रोमिनेंट पर्संस को यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया गया था, तो क्या क्या थे उनके नाम, उनके नाम पे पर दोबारा याद कर लेते हैं जो हमने डिस्कस किया था। उनमें से कौन कौन थे प्रोमिनेंट पर्संस। राज कपूर, इनको ट्रिब्यूट दी गई थी और इनको ट्रिब्यूट के बेस पे रणबीर कपूर को यहाँ पे ऑनर किया गया था। तो आपको याद रखना, राज कपूर थे, मोहम्मद रफी। ठीक है जी, राज कपूर जी थे, मोहम्मद रफी थे, तपन सिन्हा थे, और फोर्थ में जो है हमारे वो हैं अक्किनेनी नागराजन, अक्किनेनी नागेश्वर राव। तो इन 4 लोगों का भी नाम आपको पता होना चाहिए। So that is the important thing about the International Film Festival of India that was being there। ठीक है जी, कहां पे हुआ है, गोवा पे हुआ है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे अगली न्यूज के ऊपर। फर्स्ट एवर वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो हुई है वो लॉन्च हुई है। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं, ये ना एशिया में पहली है, एशिया के भी पहली फर्स्ट एवर वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है उसको स्टार्ट किया गया है। आपको मुझे बताना उसका नाम क्या है और वो कहां पे इंट्रोड्यूस हुई है। वो इंट्रोड्यूस हुई है डल लेक जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, डल लेक इन श्रीनगर। आपको मुझे बताना है इस सर्विस का नाम क्या है, सर्विस का नाम क्या है। इस सर्विस का नाम है जी उबर शिकारा, क्योंकि उबर ने इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया जिसको हम बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस, उबर ने स्टार्ट की है जम्मू कश्मीर में। अब समझते ये क्या चीज है। देखिए इंडिया में तो पहली बार हुई है, ये एशिया में भी पहली बार है, ये ना एशिया की भी पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है। तो आपको ये भी नोट डाउन करना है। अब यहाँ पे उबर ने क्या किया, देखिए अगर आप श्रीनगर में जाओगे तो शिकारास वहां पे बहुत प्रोमिनेंट। शिकारास क्या होती है, शिप्स, एक काइंड ऑफ किश्तियां होती हैं जो कि वहां पे झीलों में चलती हैं। तो अब वहां पे उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उबर ने यहाँ पे आया और उबर ने बोला हम क्या करेंगे भाई, हम ना यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस देंगे कि अगर आपको यहां से यहां जाना है तो उबर पे आप बुक करवाइए, आपको शिकारास भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है जी, अब यहां से क्या होगा, शिकारास राइड जो आप बुक कर सकते हो थ्रू दी हेल्प ऑफ उबर। इसका नाम होगा उबर शिकारा। पहली बार इंडिया में कहां पर हुआ, डल लेक जो कि श्रीनगर में है। तो ये यहाँ की प्रोमिनेंट चीज है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है जी अपना कलाम फॉर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, आपको मुझे बताना उसकी रेंज कितनी है और इसको टेस्ट कहां से किया गया था, फ्रॉम द सबमरीन INS अरिहंत।
INS अरिहंत से लॉन्च किया गया। तो बताइए जिसका आंसर क्या है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप बताइए इसका आंसर क्या है। ठीक है जी, चलिए। तो इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर है 3500, 3500 किलोमीटर की रेंज है इसकी। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अगर आप एग्जाम में देखेंगे साइंस एंड टेक को लेके या फिर डिफेंस इनिशिएटिव्स को लेके, तो इस तरह के सवाल विद रिस्पेक्ट टू रेंज कई बार हमसे पूछे गए हैं इन द प्रीवियस पेपर्स आल्सो। सो कलाम फॉन क्या है, एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है जी, जिसको INS अरिहंत सबमरीन से लॉन्च किया गया और इसकी जो कैपेसिटी क्या है कि इसको लॉन्च कर सकते हो आप एयर से, लैंड से और अंडर सी से। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट चीज एक और हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, DRDO ने क्या किया, इंडिया की सुपरसोनिक, ठीक है, इंडिया की एक पहले आप कह सकते हैं सबसे लंबी हाईएस्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल जो उसको टेस्ट किया था DRDO ने, हाइपरसोनिक मिसाइल सबसे बड़ी लॉन्ग रेंज। ठीक है, उसको अभी रिसेंटली टेस्ट किया, नेमिंग अभी नहीं दी गई है बट हमने डिस्कस किया किसने लॉन्च किया, DRDO ने स्टार्ट किया, DRDO ने लॉन्च किया। ओके जी, चलिए बात करते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, न्यू चांसलरी ऑफ द एम्बेसी ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड इन इटली। अब आपको मुझे बताना है इटली में यह कहां पे इनॉग्रेट की गई है। ठीक है जी, इटली में यह कहां पे इनॉग्रेट की गई है, मिलान है, फ्लोरेंस है, रोम है, वेनिस है या फिर नेपल्स है। तो कहां पे की गई है, इट इज इन रोम हियर, ऑप्शन नंबर सी रोम। अब अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछूं, आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करनी है क्योंकि क्वेश्चन अगर इटली पे आया है तो इटली में हमें यह भी पूछा जा सकता है कि इस टाइम इंडिया में इंडिया के एम्बेसडर कौन है इटली को लेके। ठीक है, हु इज एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन इटली। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर। ठीक है जी, उनका नाम क्या है, वानी राव, दैट इज वानी राव इज द नेम हियर। एम्बेसडर है हमारी वानी राव जो कि इटली की एम्बेसडर है। ठीक है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्लीज आप अपने पास नोट करके रख लीजिए बिकॉज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है जी, ट्रेडिशनल घरचोलास। तो घरचोलास क्या है, एक वेडिंग साड़ीज हैं जिनको कि रिसेंटली GI टैग मिला है। अब ये GI टैग जो घरचोलास को मिला है वो किस स्टेट का GI टैग होता है। GI टैग का मतलब क्या होता है, GI टैग का मतलब होता है किसी भी स्टेट में या किसी भी जगह में अगर कोई ऐसी चीज है जो उस जगह की खासियत है उसको डिपिक्ट करता है, कल्चरली हो सकता है, ट्रेडिशनली हो सकता है, उन चीजों को प्रिजर्व करने के लिए या उनके स्पेसिफिक राइट्स देने के लिए गवर्नमेंट ने लेके आया था GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो अब ये घरचोला साड़ीज जो है वो कहां पे है, वो है जी हमारी गुजरात की। गुजरात को GI टैग मिला है फॉर द घरचोला साड़ी हियर। ठीक है, चलिए, तो दैट इज थिंग हियर। अब थोड़ा सा मैं डिस्कस आपके साथ ये भी कर लेता हूं कि किस किस चीजों को गुजरात में रिसेंटली किस किस हमारे इनिशिएटिव को टैग मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, गुजरात में किस किस को रिसेंटली, ये सारे के सारे मैंने रिसेंट GI टैग्स निकाले हैं। वो हैं जी हमारे अंबाजी व्हाइट मार्बल्स, कच्छ बंदानी, गरचोला क्राफ्ट, देखिए अभी हमने बोला गरचोला गुजरात में। फिर आता है गुजरात सफ एम्ब्रॉयडरी, अहमदाबाद सदोगारी ब्लॉक प्रिंट, सूरत सदेली क्राफ्ट हो गया, बारोच का सुजानी वीविंग हो गया और कच्छ अर्जराक हो गया। तो इनको रिसेंटली जो है वो हैंडी हमें GI टैग रिसेंटली गुजरात में दिया गया है। तो आई वुड से आप इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए, या फिर क्योंकि इंपॉर्टेंट है गुजरात में मिला है, बहुत स्टेट्स में मिले हैं बट क्योंकि गुजरात के तो पूछा जा सकता है रिसेंटली किसको मिला था, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में आइडिया जरूर रखिए। ठीक है जी, चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, बाय द साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिससे आपकी सेफ्टी ट्रेनिंग और जो रेलवे एम्प्लॉयज की कैपेसिटी बिल्डिंग उसको बेटर किया जा सकता है। तो उस ऐप का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है, उस ऐप का नाम क्या है। चलिए उस ऐप का नाम है जी संरक्षा ऐप है। अगर मैं बात करूं रेलवे सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया था, उसका नाम है कवच। ठीक है, ये हमारा ट्रेन सिक्योरिटी, जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं उसको जो हमारा बेटरमेंट करने के लिए कवच सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है। अगर मैं बात करूं संरक्षा ऐप की, देखिए जो संरक्षा ऐप है वो बेसिकली साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है उन्होंने लॉन्च किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी ट्रेनिंग बढ़ाने के लिए। ठीक है, और इससे हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी इंप्रूव किया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है विद रिगार्ड्स टू रेलवे
अमेंडमेंट बिल, रेलवे अमेंडमेंट बिल भी 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें मेजर चेंज बेसिकली क्या है कि रेलवे जो बोर्ड्स हैं उनको ऑटोनॉमी देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि अभी वो बिल डिस्कशन में है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जब डिस्कशन हो जाएगा, जो डिटेल आएगा तो वो मैं आपके साथ अगले हफ्ते डिस्कस जरूर करूंगा। बट अभी जो डिस्कशन में निकल के आया वो यही निकल के आया था कि रेलवे अमेंडमेंट बिल में रेलवे जो बोर्ड है उनकी ऑटोनॉमी बढ़ाई जा रही है। रेलवे की जो हमारे जोन्स हैं, रेलवे जोन्स है ना, उनको भी पावर थोड़ा सा ज्यादा, काइंड ऑफ ऑटोनॉमी ही रेलवे की यहां पे बढ़ रही है। एक चीज हमने यहां डिस्कस किया था पिछली क्लास में वंदे भारत ट्रेन के बारे में, कि जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है उनकी जो कंपनी है जो वंदे भारत ट्रेन बनाती है वो क्या है, उसका नाम क्या था, आईसीएफ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो क्या बनाती है, हमारी वंदे भारत ट्रेन बनाती है। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रिसेंटली किनको नॉमिनेट किया गया है, हु वाज नॉमिनेटेड फॉर द रोल ऑफ डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप जी हमारे प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूएसए के, वो काफी इंडियन ओरिजिन लोग जो उनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है, उनको अपॉइंट किया जा रहा है इन हिज कैबिनेट। तो आपको मुझे बताना है हु हैज नाउ बीन नॉमिनेटेड एज द डायरेक्टर ऑफ एफबीआई, फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, किसको अपॉइंट किया गया था, काश पटेल, रघुराम राजन, इंदिरा नोई, अजीत पाली या सुंदर पिचाई। व्हाट शुड बी द आंसर हियर? ठीक है जी, तो आंसर यहां पे क्या है, दैट इज काश पटेल हियर। अब देखो यहां पे कई नाम आपको याद रखने हैं, विवेक रामास्वामी, ठीक है जी, ये भी इंडियन ओरिजिन पर्सन है, इंडियन ओरिजिन पर्सन थे जिनको के अगेन ट्रंप कैबिनेट में जो है इनको अपॉइंट किया गया था। तो जो विवेक रामास्वामी है इनको डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में अपॉइंट किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। देखिए इसी डिपार्टमेंट में ना, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में एलन मस्क को भी अपॉइंट किया गया है, एलन मस्क को भी अपॉइंट किया। विवेक रामास्वामी है, उसका नाम है जय भट्टाचार्य, जय भट्टाचार्य, ये नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट जो है यूएसए का, उनके इनको वहां पे अपॉइंट किया गया था नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के अंदर। देन वी हैव तुलसी गाबार्ड, ठीक है, इनको भी अपॉइंट किया गया। तुलसी गाबार्ड जो है इनको जो है नेशनल इंटेलिजेंस में, नेशनल इंटेलिजेंस जो है वहां पे अपॉइंट किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपको याद रखनी है। काश पटेल जो है वो एफबीआई के साथ एसोसिएट किए, विवेक रामास्वामी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जय भट्टाचार्य नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, और नेशनल इंटेलिजेंस के साथ कौन है, तुलसी गाबार्ड। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये हमें यहाँ पे याद रखने विद रिगार्ड्स टू ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, दैट्स विद रिगार्ड्स टू क्वेश्चन नंबर 16। Which city became the first administrative unit to successfully implement the criminal laws? तो देखिए हमारे जो क्रिमिनल लॉज थे उनको रिसेंटली गवर्नमेंट ने रिवैम्प किया है भारतीय न्याय संहिता एक्ट के थ्रू। अब ये वही सिटी है जहां से इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां से इनको ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था, वही सिटी अब इसका पहला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी बना है, और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे विजिट भी किया है। तो कौन सी सिटी है वो है सिटी ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ में अब जो है हमारे 3 क्रिमिनल लॉज जो उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। अब समझते हैं सबसे पहले हमारे इन तीनों एक्ट्स के ऊपर। देखिए 3 एक्ट्स थे जिसको बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता एक्ट, जिसने आईपीसी 1860 को चेंज किया, इंडियन पिनल कोड को। फिर आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट जिसको बोलते हैं कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर्स। देन आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को इसको रिप्लेस किया है। तो ये 3 बेसिक चीजें आप याद रखना, किसको रिप्लेस किया है। ज्यादा अंदर डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि क्या बहुत टेक्निकलिटीज क्योंकि सवाल आने के चांस कम है, इतना टेक्निकलिटी सवाल आपसे लॉस के अंदर नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो हमने देखा है। तो यहाँ पे बेसिक चीज क्या बोली गई, इन्होंने बोला है कि भाई अगर कोई भी क्राइम पनिशेबल है तो वहां पे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, अगर 7 साल से ऊपर कोई भी पनिशेबल क्राइम है तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करिए। अगर जो जस्टिस है 3 साल के अंदर अंदर एफआईआर के होने के बाद 3 साल के अंदर अंदर आपको जस्टिस जो है उसको डिलीवर करना है, ठीक है। फिर आ जाता है आपको ट्रायल जजमेंट, 45 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रायल जजमेंट करना है।
और विद इन 60 डेज आपको चार्जेस फ्रेम करना है। बिकॉज इंडिया में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ट्रायल ही चल रहा है, 4-4 साल 15-15 साल ट्रायल चल रहा है। तो उन्होंने बोला जजमेंट्स विद इन मैंडेटरी ट्रायल जजमेंट्स 45 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रायल जजमेंट देना है और 60 दिन में आपको चार्जेस देने हैं। ठीक है जी। फिर लिखा गया विक्टिम्स को अपडेट करना है, विक्टिम्स को जो है उनको अपडेट करना है हर 3 महीने के बाद, यानी कि हर 90 दिन के बाद आपको विक्टिम्स को अपडेट देना है उनके केस के ऊपर। बिकॉज बहुत बार हमने बहुत फिल्मों में देखा है, बहुत जगह देखा है कि अपडेट के बारे में ही नहीं पता चलता क्या हो गया, है ना। बहुत फिल्म्स ऐसी बनी है इंडिया में कि भाई उनमें दिखाया जाता है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता क्या चल रहा है केस के ऊपर। तो उस चीज को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये चीज स्टार्ट की गई है और जो लॉ है वो 1 जुलाई 2024 से ये तीनों के तीनों लॉ इंप्लीमेंट हो गए हैं। ठीक है। और अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कौन बना? चंडीगढ़ बना इसको इंप्लीमेंट करने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है जी, ऑन दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो मैंने आपके साथ एक चीज डिस्कस की थी पिछली क्लास में, लचित दिवस, लचित बोरफुकन जी के ऊपर जो मनाया जाता है लचित दिवस इन असम। वहां पे भी मैंने आपके साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात की। तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो है ना वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई थी इस बार और इंडिया ने शेयर की थी। अब उसी को ऊपर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इसमें से कितनी कल्चरल हैं, कितनी नेचुरल हैं और कितनी मिक्स्ड हैं। देखो बहुत ज्यादा मैं बोलूं कि अगर आप है बहुत बेसिक सवाल है, बट अगर आपने ऊपर से पढ़ा तो नहीं होने वाला। इसमें भी बहुत बेसिक सवाल है बट आपको सारी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कौन सी साइट बनी थी, मिक्स बनी थी, नेचुरल बनी थी। तो देखते हैं जी इंडिया में टोटल कितनी हेरिटेज साइट्स हैं। इंडिया में टोटल 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और अब यहाँ पे अगर आपको बेसिक पता है कि भाई कितनी है 43, और एक चीज यहाँ पे क्या है कि हमारे मिक्स हेरिटेज साइट सिर्फ एक है, तो ये ऑप्शन तो डिलीट खत्म हो गई और ये भी कट गया। अब इन दोनों में हमें देखना है। यहां पे भी एक कंफ्यूजन है, इतना आसान है, यहां पे भी कंफ्यूजन है कि नेचुरल कितनी और मिक्स कितनी है। तो अगर नहीं पता तो बेटर इस क्वेश्चन को लीव कर दीजिए। अगर आइडिया है कि हाँ यार इतनी होती है तो मुझे लगता है ठीक है। हमारे इंडिया में 35 कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, 7 मिक्स्ड और 7 नेचुरल हैं और एक ही मिक्स हेरिटेज साइट है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है जी। तो टोटल हमारे पास 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बने, जिसमें 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी है? दैट इज दी अहोम डायनेस्टी की। ठीक है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था मैदाम द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी, जो मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर रहा था जब हम लचित दिवस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारी 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली कल्चरल हेरिटेज साइट बनी है। क्योंकि तो इससे पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं, चाहे वो मानस नेशनल पार्क है, ठीक है जी, हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क कह लीजिए, ठीक है जी, तो वो बेसिकली क्या है, वो नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की पहली जो है हमारी ये कल्चरल हेरिटेज साइट बनी है। इससे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क दोनों ही जो असम की हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी, वो दोनों नेचुरल हेरिटेज साइट्स थी। अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो मैंने आपसे बताया है कि यहां पे ये हमारी नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स हैं 35 और 1। इंडिया 6th कंट्री है जहां पे, और सेकंड है एशिया पैसिफिक रीजन में बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अगर मैं बात करूं लास्ट हेरिटेज साइट्स कौन सी बनी है, तो शांति निकेतन बनी है वेस्ट बंगाल में, रनकी वाव बना था गुजरात में, ठीक है, देन वी हैव कैलाशा टेम्पल, सेक्रेड टेम्पल्स ऑफ होसालेश्वर। तो होसालेश्वर जो है ये बना है 42nd, शांति निकेतन बना था 41। ठीक है, तो ये हमें इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं हमें पता होनी चाहिए। और अगर मैं आपसे बात करूं इंडिया की सबसे पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी थी, क्या बता सकता है कोई? विच इज द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया? सो इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983 एंड इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल हेरिटेज साइट। एक नहीं बनी थी, हमें 4 हेरिटेज साइट्स मिली थी। कौन सी मिली थी? आगरा फोर्ट, एलोरा केव्स, अजंता केव्स, जिसको हम अजंता एलोरा बोलते हैं ना, तो एलोरा केव्स थी हमारी, अजंता केव्स थी, और हमारा आगरा फोर्ट था, और जिसको हम वंडर ऑफ द इंडिया बोलते हैं, उसको कहते हैं ताजमहल। तो ये हमारी पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी जो कि इंक्लूड की गई थी। तो पहली बार में 4 हुई थी, 1983 में बनी थी। अब रिसेंट जो है मैंने आपको वो भी बता दी है
ठीक है जी। तो ये चीजें हमें याद रखना। और जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई थी वो कहां पे हुई थी? इंडिया में हुई थी। 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी या फिर 46 वर्ल्ड हेरिटेज जो मीटिंग्स हुई थी वो इंडिया में हुई थी। इसीलिए ही ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए वर्ल्ड हेरिटेज कमेटीज को पढ़ना, क्योंकि इंडिया ने होस्ट किया था तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसके अंडर ना इंडिया ने एक इनिशिएटिव, इसका नाम था प्रोजेक्ट परी। प्रोजेक्ट परी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव था, वो भी इंडिया ने स्टार्ट किया था। जहां पे अगर आपने देखा होगा उस टाइम पे, आई थिंक ये 2-3 महीने पहले की बात है, जब ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई ना इंडिया में, तो जितनी भी हमारी वॉल्स थी दिल्ली की, वहां पे ना डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो इंडिया में उनको डिपिक्ट किया गया था इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग टू शो द कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इसलिए यहां पे प्रोजेक्ट परी जो है उसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले न्यूज के ऊपर, सुगम्य भारत अध्ययन। ठीक है, सुगम्य भारत अध्ययन जो है उनके 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये पर्सन विद जो डिसेबिलिटीज हैं उनकी बात करता है सुगम्य भारत मिशन। तो आपको मुझे बताना है कौन से ईयर में सुगम्य भारत इनिशिएटिव जो मिशन था वो स्टार्ट हुआ था। सुगम्य भारत मिशन जो है गाइस वो स्टार्ट हुआ था 2015 में। 2015 का ये इनिशिएटिव है। अब समझते हैं सुगम्य भारत इनिशिएटिव बेसिकली क्या है। सुगम्य भारत अभियान मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का इनिशिएटिव है, 2015 में स्टार्ट हुआ था, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, और एक कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बना सकते हैं उनकी बेटरमेंट के लिए। तो आपने देखा बहुत रैपिडली इंप्रूवमेंट हो रही है यहाँ पे भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इनिशिएटिव थे? देखिए, सबसे पहले हमने जो पब्लिक बिल्डिंग्स थी उनको फिट किया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चेंज किया, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट एक्सेस टू दिस थिंग्स। देन इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया, ताकि जो है हम साइन लैंग्वेज एजुकेशन को प्रमोट कर सके इंडिया में। सुगम्य भारत ऐप बनाया गया, ताकि जो क्राउड सोर्सिंग है, जो एक्सेसिबिलिटी जो आप बैठाना चाहते हो उसके लिए क्राउड सोर्सिंग के लिए ये चीज स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, अब ये इनिशिएटिव जो है हमारा ऑल ओवर इंडिया ही इसको इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द सुगम्य भारत मिशन हियर। सिंपल याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का इनिशिएटिव है फॉर द एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइडेड टू द पर्सन, जो डिसेबल्ड पर्सन है। चलिए आगे मैं बात करूं तो अब मेन हाईलाइट बेसिकली क्या गई थी कि क्या क्या अचीवमेंट्स बनाई गई हैं इस स्कीम की, इस इनिशिएटिव के अंदर। तो अराउंड 1748 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स उनको रेट्रोफिट किया गया है, 709 रेलवे स्टेशन है, सभी के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो उनको एक्सेसिबल किया गया है फॉर विद द ब्रेल सिस्टम। ठीक है जी, और रैंप्स बनाए गए फॉर द डिसेबल्ड पीपल हियर। और उसके बाद मैं बात करूं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट वेबसाइट्स को भी उनको भी एक्सेसिबल किया गया है फॉर द पर्संस हियर। फिर इंपॉर्टेंट यहां पे क्या किया गया था कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की। ठीक है जी, इनिशियली जो था वो मार्च 2024 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, तो एक अम्ब्रेला स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने बैरियर फ्री एनवायरनमेंट स्कीम जो है उसको स्टार्ट किया, क्रिएट की गई कि इनके लिए जो भी बैरियर्स आ रहे हैं इनकी डेवलपमेंट के, उसको हम फ्री कर सके। ठीक है जी, सो दैट इज द थिंग हियर। चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, अभी हमने पढ़ा था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, अब कोलकाता में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है। इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने किस कंट्री को फोकस कंट्री बनाया, दैट इज द ओनली थिंग। और इसमें कोई डिटेल समझाने वाली नहीं है, सिर्फ यही था किस कंट्री को फोकस कंट्री बनाया गया है। एंड गाइस द आंसर फॉर दैट इज हमारा फ्रांस। अब हमें फ्रांस की मैं बात करूं तो मैंने आपसे पिछली क्लास में पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था ऑन अ पर्सन हु इज नोन एज द किंग ऑफ क्ले। फ्रेंच ओपन में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते उन्होंने, फ्रेंच ओपन सबसे ज्यादा बार। द पर्सन वाज नोन एज किंग ऑफ क्ले। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या था। कौन किंग ऑफ क्ले बोला जाता है किन को? दैट इज राफेल नदाल। राफेल नदाल, राफेल नदाल जो है उन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया था टेनिस से, जहां पे हमने पढ़ा था उनको किंग ऑफ क्ले बोला जाता है। और कहां पे होता है? दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। अब क्वेश्चन, राफेल नदाल कहां से है? राफेल नदाल कहां से थे? दैट इज फ्रॉम स्पेन। ठीक है, राफेल नदाल कहां से? स्पेन से है। अच्छा, इटली के बारे में हमने डिस्कस किया था आज की न्यूज में कि वहां पे हमने एक एम्बेसी बनाई है, और आपको मुझे फिर बताना है जो मैंने आपसे पॉइंट डिस्कस किया था, एम्बेसडर। ठीक है, वानी राव एम्बेसडर थी, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरह से आप चीजें रिलेट कर सकते हैं हर सेशन में। यूएसए से क्या रिलेट करोगे? अभी जो हमने डिस्कस किया था विद रिगार्ड्स टू द इंडियन ओरिजिनल अमेरिकन पर्संस हु आर बीइंग
अपॉइंटेड। तो ऐसी चीजें करके आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज डिक्लेयर्ड महाकुंभ एरिया एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट अहेड ऑफ द महाकुंभ मेला। तो महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश में होने वाला है। मैंने आपको आंसर ही बता दिया। वैसे तो महाकुंभ मेला हर साल कहां पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और रिसेंटली महाकुंभ मेला के लिए एक स्पेसिफिक स्टेट ही अनाउंस कर दी गई जिसका नाम था महाकुंभ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी। तो कौन सी स्टेट है? उत्तर प्रदेश। अब मेरा आपसे सवाल यहाँ पे ये है कि जब हम महाकुंभ की बात करते हैं तो कितने कुंभ होते हैं? हिंदू माइथोलॉजी में डिफरेंट कुंभ मेला लगते हैं। तो जो अब लग रहा है वो महाकुंभ मेला लग रहा है जो कि 2025 में लगेगा। ठीक है जी। जिसको कि सबसे बड़ा एक काइंड ऑफ मेला कह सकते हैं, कांग्रेगेशन कह सकते हैं, जहां पे बहुत लोग इकट्ठे होंगे यहाँ पे आके। और इसी को मद्देनजर रखते हुए महाकुंभ मेला जो है उसको महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट जो है उसके नाम से अनाउंस कर दिया बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हियर। ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखिए कि जो हमारे कुंभ मेला होते हैं तो बेसिकली हरिद्वार में होता है। ठीक है। दैट इज वी हैव कुंभ मेला होते हैं आपके हरिद्वार में उत्तराखंड में, देन उज्जैन में होता है, नासिक में होता है और प्रयागराज में होता है। तो यहाँ पे आपके जो कुंभ हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है जी। और जो ये कुंभ मेला महाकुंभ मेला हर 12 साल के बाद होता है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। और कब से होगा? 2025 से होगा, प्रयागराज में। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द कुंभ मेला। अब बात करते हैं अगली न्यूज के ऊपर। अग्नि वॉरियर, अगेन एक एक्सरसाइज की बात करते हैं। अग्नि वॉरियर देखिए आज हम काफी एक्सरसाइज डिस्कस करके हैं। हरिमो शक्ति, समुद्र लक्ष्मण, सिनबैक्स, इंडिया कैम्बोडिया के बीच में। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि कौन सी है? अग्नि वॉरियर। अगेन अग्नि वॉरियर इंडियन आर्मी और किसके बीच में होते? कौन सा एडिशन है? 13th एडिशन है। तो ये होती है जी अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर के बीच में। इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है आपकी अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज। ठीक है। और इंडिया सिंगापुर में और कौन सी एक्सरसाइज इसको बोलते हैं? सिम्बेक्स। ये हमारी नेवल एक्सरसाइज है, सिम्बेक्स। ठीक है। तो इन सिम्बेक्स, समुद्र लक्ष्मण, सिम्बेक्स, उसके बाद हमारी हरिमो शक्ति और हमारी अग्नि वॉरियर, ये हमने आज जो एक्सरसाइज है वो डिस्कस किया विद रिगार्ड्स टू द डिफेंस एक्सरसाइज फॉर द एग्जामिनेशन। चलिए बात करते हैं हमारे अगली न्यूज के ऊपर। दैट इज रिगार्डिंग दी, अब आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन ने स्कॉच अवार्ड जीता है और अपने किस प्रोजेक्ट के लिए जीता है। ठीक है। जिसका प्रोजेक्ट का काम क्या था? बेसिकली उन्होंने टिकटिंग सिस्टम को इंटीग्रेट किया है। ठीक है जी। रिजर्वेशन, बस पासेस और एक काइंड ऑफ सिंपल प्लेटफॉर्म बना जिसमें से जो पैसेंजर की कन्वीनियंस है वो बहुत इजी हो गया। मतलब पैसेंजर्स के लिए बहुत आसान बना दिया उन्होंने ये चीजें। तो आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेट को ये इनिशिएटिव मिला, कौन सी स्टेट ने ये अवार्ड जो है उसको मिला है। तो बताइए। देखिए अवार्ड मिला है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को। तो आंध्र प्रदेश का एक इनिशिएटिव का नाम है यूनिफाइड टिकटिंग सिस्टम। और वो ऑब्जेक्टिव उसका सिंपल है कि भाई हमने एक सिंपल टिकटिंग सिस्टम बना दिया। आपको कोई भी टिकटिंग लेनी है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, रिजर्वेशन करवानी है, वहां से करवाइए। बस पासेस लेने वहां से कीजिए। सिंपल। उससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी और दूसरी बात क्या, लोगों के लिए आसान हो गया। सिंगल प्लेटफॉर्म। अगर हम भी बोले कि मुझे एक प्लेटफॉर्म दे दीजिए और वहीं पे काम करवा लीजिए तो इजी हो जाएगा। यही यहां पे हुआ है। तो दैट इज आंध्र प्रदेश के यूनिफाइड टिकटिंग सिस्टम को स्कॉच अवार्ड मिला है फॉर द ईयर 2024। चलिए तो अगला न्यूज डिस्कस करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। अगेन आई वुड से इफ यू आर अ क्रिकेट लवर तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है आप में से काफी बच्चों को ये क्वेश्चन आता ही होगा विद रिगार्ड्स टू आईसीसी के नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। अब मैंने आपसे पूछा है कि आईसीसी के चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं। ये इससे पहले बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी थे और इन्होंने किनको रिप्लेस किया, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किनको रिप्लेस किया है। चलिए सो लेट्स सी, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आप क्रिकेट लवर है तो आपने सुना होगा यार कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी का इशू चल रहा है, पाकिस्तान में होगी नहीं होगी, कहां पे होगी। तो वो एक काइंड ऑफ अ जनरल डिस्कशन है। बट वहां पे क्यों है? क्योंकि वो जो चेयरपर्सन बने आईसीसी उनकी अंडर ये पहली मीटिंग हुई थी। और मैं आपको एक हिंट देता हूं, इंडियन है। चलो तो यहाँ पे आई थिंक अब आपको नाम पता कि इंडियन है तो नाम तो जय शाह होंगे। उन्होंने किनको रिप्लेस किया ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो गाइस आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जय शाह ने ग्रेग बार्कले जो हैं इनको रिप्लेस किया है टू बिकम द आईसीसी चेयरपर्सन। तो ये अनाउंसमेंट काफी पहले हो गई थी बट ऑफिशियली अब इन्होंने चार्ज ले लिया एज द चेयरपर्सन ऑफ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हियर। ठीक है जी। अब यहां पे याद रखना इससे पहले जय शाह क्या थे? वो बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है जी।
अब इंपॉर्टेंट चीज याद करते हैं आईसीसी के बारे में कि आईसीसी के चेयरपर्सन कौन कौन है। तो आपको ये याद रखना है कि आईसीसी के पहले चेयरपर्सन कौन थे। देखो आईसीसी में ना डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट बनी, आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आईसीसी पहले प्रेसिडेंट होते थे, फिर बना आईसीसी का चेयरपर्सन या चेयरमैन बने। तो जो आईसीसी के चेयरमैन थे वो सबसे पहले कौन थे, वो भी इंडियन थे, एन श्रीनिवासन। एन श्रीनिवासन जो थे वो पहले चेयरपर्सन थे, जो कि 2014-15 में आईसीसी के चेयरपर्सन बने, क्योंकि जब ये पोस्ट क्रिएट की गई थी। उसके बाद अब जो जय शाह है वो सबसे यंगेस्ट चेयरपर्सन है आईसीसी, सबसे यंगेस्ट चेयरमैन है सॉरी ऑफ द आईसीसी। ठीक है जी, उन्होंने मैंने आपको बताया बीसीसीआई के सेक्रेटरी से उन्होंने स्टेप डाउन किया था एंड देन ही बिकेम द चेयरपर्सन हियर। इसके बाद आता है आईसीसी। क्या है आईसीसी? बेसिकली क्रिकेट काउंसिल, जो इंटरनेशनल क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली काउंसिल, जो कि 1909 में बनी थी। इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है और इसका हेडक्वार्टर कहां पे, दुबई में है। बस ये आपको यहाँ पे बेसिक चीजें यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है जी, चलिए देन लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। देखिए पिछली न्यूज में मैंने आपको पढ़ाया था टाइगर रिजर्व, 56 टाइगर रिजर्व है ना। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व इज द 56 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, हमने ये पढ़ा था। अब देखो गवर्नमेंट ने 57th भी अनाउंस कर दी। तो जब भी गवर्नमेंट काम करते हैं धड़ाधड़ हो जाता है। पहले क्या था, सिर्फ इनके प्रपोजल्स चल रहे थे, अब गवर्नमेंट फटाफट इनको ऑफिशियली डिक्लेयरमेंट दे रहा है। तो 57 टाइगर रिजर्व जो है आपको मुझे बताना है, जो मध्य प्रदेश में बना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो मुझे आपको बताना है मध्य प्रदेश में बना और किस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है, किस स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए सो आंसर क्या है जी यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रत्तापानी टाइगर रिजर्व। रत्तापानी टाइगर रिजर्व हैज नाउ बिकम द 57th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। और इंडिया में सबसे टाइगर पॉपुलेशन कहां पे, मध्य प्रदेश में है। ठीक है जी, तो हमने टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस किया जब मैंने आपको साथ गुरु घासीदास सॉरी तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व डिस्कस किया, तो हमने बोला था ये 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। ठीक है जी, नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और दूसरी कौन सी थी, ये आपका होमवर्क है। नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे लार्जेस्ट रिजर्व है, फिर आपको मुझे बताना सेकंड कौन सी थी और थर्ड पे कौन सी आई थी आपकी, तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो हमारे रिसेंट टाइगर रिजर्व बना 56 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो हम जब टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं तो यहां से हमें क्या याद करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर सबसे पहला टाइगर रिजर्व इंडिया में कौन सा बना था, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा पहला टाइगर रिजर्व बना था। 57th मैंने आपको बता दिया है, दैट इज द नेम इज, दैट इज रत्तापानी टाइगर रिजर्व। बट इससे पहले कौन से थोड़ा सा उसके बारे में याद कर लेते हैं, कौन सी हैं। ठीक है जी, द नेम्स आई हैव रिटन हियर बिकॉज आई ब्रॉट दिस थिंग कि आपको एक बार नाम में सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट नेम्स जो आए हैं रिसेंटली। तो 53rd जो थी हमारी बनी थी रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि कहां पे, यूपी में है। ठीक है जी, उसके बाद बनी थी 54th, दैट इज द वीरांगना ठीक है, वीरांगना दुर्गावती, ये भी मध्य प्रदेश में बनी थी, दुर्गावती, दैट्स इन मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी 55th ढोलपुर करौली, ये थी राजस्थान में। फिर मैंने आपको बताई थी गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में बनी थी, और 57th कौन सी बनी, रत्तापानी टाइगर रिजर्व। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश में ना इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन भी मध्य प्रदेश में है, और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व, मैं एग्जिस्टिंग टाइगर रिजर्व की बात करूं तो सबसे ज्यादा कहां पे, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का 8th टाइगर रिजर्व है। पहली कौन सी थी, कान्हा है, सतपुरा टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ है, पेंच है, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, और वीरांगना दुर्गावती। ठीक है, तो ये कुछ प्रोमिनेंट टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कोई थर्ड हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आपको यहाँ पे नंबर जो है वो डिस्कस याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये जान के आपको दिया था, बट ये रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको नहीं याद करना है। तो ऐसा ना हो कि आप सारा नंबर याद करने लग जाओ, दैट्स नॉट दैट मच रेलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए, और ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन सिंपल, मैंने आपको गुरु घासीदास वाले में बताया था। रीजन सिंपल है जी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि हम टाइगर्स को जितना ज्यादा से ज्यादा कंजर्व कर सके, जितना जल्दी कर सके, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एशियन डेवलपमेंट बैंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। एडीबी
अगेन बैंकिंग सिस्टम की बात करो तो एडीबी में सबसे पहले तो आपको यही पता चाहिए एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पे है। कहां पे है जी एडीबी का हेडक्वार्टर? पॉज, लिखो अपने पास आंसर अपनी बुक्स में, जो हमने नोटबुक्स में बोलता ना लिखो अपने पास, लिखो जी। एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पे था? मनीला, दैट इज इन फिलीपाइंस। अब हुआ क्या है कि एडीबी के प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, ठीक है, 11th प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं, तो वो कौन है और उन्होंने किनको रिप्लेस किया है? दैट इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग, दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो क्या है जो उनका नाम? उनका नाम है दैट इज मात्साओ कैंडा, ठीक है, मसातो कैंडा एंड मत्सुगा असाकावा। सो दे आर द पर्संस, ठीक है जी, मसात्सो कैंडा एंड मसात्सुगा असाकावा, उनको उन्होंने रिप्लेस किया है। और अगर मैं बात करूं तो ही इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एडीपी, ठीक है जी। तो इनको यूनानिमसली मसात्सो कैंडा जी जो को हैं इनको यूनानिमसली इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इन्होंने मसात्सु असाकावा जी जो उनको रिप्लेस किया है, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं तो ये कहां से हैं? ही इज अ जैपनीज, ही इज अ पर्सन फ्रॉम जापान, जैपनीज है, ठीक है जी। ही इज करंटली सर्विंग एज द स्पेशल एडवाइजर टू द जापान। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एडीबी, सो एडीबी इज हेडक्वार्टर्ड इन फिलीपाइंस, दैट इज इन मनीला, ठीक है, मनीला में हेडक्वार्टर है जो कि कहां पे? फिलीपाइंस की कैपिटल है, और 1966 से ये बना था। अगर मैं बात करूं ताकेशी वातानाबे, ठीक है, वाज एडीबी's फर्स्ट प्रेसिडेंट हियर। अगर मैं बात करूं क्या इंडिया मेंबर है? यस, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एडीबी, ये भी याद रखिए, इंडिया जो है वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। चलो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। तो चाइना ने रिसेंटली एक टेस्ट सैटेलाइट लॉन्च की जो कि उसकी पहली सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट है वर्ल्ड की। तो आपको मुझे बताना सैटेलाइट का नाम क्या है। क्वेश्चन देखिए यहां से याद रखिए कौन सी कंट्री है? कंट्री है चाइना। तो क्या नाम है ये आपको मुझे बताना है, बताइए। लेट्स, आई होप आप सबने अपने आंसर नोट डाउन कर लिए हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा जी दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सिवे गाओजोंग, ठीक है, यही नाम है इसका, स्वे गाओजोंग 03 एंड दैट इज गाओजिंग 04। तो यही चीज आपको याद रखनी है, थोड़ा सा बस सिंपल याद रखिए, गाओजिंग, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, गांव में इन्होंने एक जिंक्स लगा दिया कि भाई हम खुद गाड़ी चला लेंगे गांव में, ठीक है। तो पहली सैटेलाइट उन्होंने खुद ही चला दी, कहां पे? गांव में चला दी चाइना वालों ने। तो इसका नाम यहां से आ रहे थे गाओ जिंग हियर, ठीक है, गाओ जिंग 03 एंड गाओ जिंग 04 हियर। ओके, सो दैट्स विल बी द आंसर हियर। चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में। अगर मैं बात करूं इसको किसने डेवलप किया, इसको डेवलप किया शंघाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। और ये ऑटोमेटिकली ही अपने आप को मेंटेन कर रही है, मैनेज कर रही है, दैट इज इट इज नोन एज द फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट हियर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप खेला गया है और इंडिया ने इसको जीता है, किसको हरा के? पाकिस्तान को। इंपॉर्टेंट थिंग, किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं मैं आपको, इंडिया ने इसको कितनी बार जीता है? हाउ मेनी टाइम्स हैव इंडिया वन दिस मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप? तो कितनी बार जीता है जी? इंडिया ने इसको जीता है 5 बार, ठीक है। 5 टाइम्स इंडिया हैज वन दिस मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए मस्कट में हुआ था, कहां पे? ओमान में, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। और दूसरी बात है जो अरायजीत सिंह हुंदल है, ठीक है, अरायजीत सिंह हुंदल जो है उन्होंने फाइनल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया था और इंडिया का 5वां टाइटल है, ठीक है, इन द जूनियर हॉकी एशिया कप। तो ये हमें पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर। चलिए यहां से मुझे क्वेश्चन आपके साथ याद आया जो आपको मुझे एज अ होमवर्क क्वेश्चन बताना है। एफआईएच के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, तो आपको मुझे बताना कौन है एफआईएच के प्रेसिडेंट, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। एफआईएच मेल ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला था? हरमनप्रीत सिंह, जो कि कैप्टन है सीनियर्स टीम के, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है एफआईएच के प्रेसिडेंट कौन है। चलिए लेट्स सी। फिर आता है देखिए ई फुटबॉल टूर्नामेंट, ठीक है, ई फुटबॉल 2024 एशियन टूर्नामेंट, यानी कि ई स्पोर्ट्स गेमिंग टूर्नामेंट हुआ है एशिया में और उसमें ई फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है। और इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज थी है, क्योंकि इंडिया के एक पर्सन जो है उन्होंने एम्पोडियम यानी कि पोडियम फिनिश किया है, टॉप 3 में फिनिश किया है। तो हु इज दैट पर्सन? टेल मी द नेम। पवन कंपाली, विक्रम सिंह, राजेश यादव, राकेश शर्मा या फिर अरविंद कुमार? व्हाट शुड बी द नेम हियर? आंसर इज पवन कंपेली। तो पवन कंपेली जो है उन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो बेसिकली क्या है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन द ई फुटबॉल कंपटीशन और ये पहली बार है किसी इंडियन ने यहां पे पोडियम फिनिश किया है, ठीक है जी। चलिए लेट्स लुक एट द फाइनल 2 क्वेश्चंस फॉर द डे। क्वेश्चन नंबर 29 दैट्स ऑन साउथ कोरिया। देखिए साउथ कोरिया के यहां पे क्या हुआ था, साउथ कोरिया ने रिसेंटली मार्शल लॉ जो है उसको अप्लाई कर दिया साउथ कोरिया की जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, यू सुक योल,
उन्होंने मार्शल लॉ इंपोज कर दिया और 6 घंटे बाद उसको वापस भी ले लिया। अब क्वेश्चन क्या है कि कोई साउथ कोरिया ने पहला सिंपल क्वेश्चन ये पूछेगा, पहला डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसने मार्शल लॉ लगाया है, किस कंट्री ने, जो बाद में उन्होंने वापस ले लिया, साउथ कोरिया ने। ये एक बेसिक सवाल। अब पूछा गया कि साउथ कोरिया, देखो क्वेश्चन समझो, साउथ कोरिया ना डेमोक्रेट बना 1987 में। अब इससे पहले पूछा गया कि पहली बार साउथ कोरिया में मार्शल लॉ कब लगा था? When was the first time martial law was imposed in South Korea between the Second World War and the country's transition to democracy? क्योंकि पहले कंबाइंड था, फिर ये कंट्री ट्रांजिट हुआ, तो पूछा गया इनडायरेक्टली कोरिया, मतलब यहां पे पहली बार मार्शल लॉ कब लगा था? तो यहां पे पहली बार मार्शल लॉ लगा था 1945 में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पहली बार यहां पे मार्शल लॉ लगा था 1945 में। उसके बाद 1987 में ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था, इसलिए वहां पे उसके बाद नहीं लगा। उसके बीच में कई बार लगा है, बट दैट इज अ पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड हियर, ठीक है। तो लॉ को रिपील कर लिया गया और बिटवीन द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड साउथ कोरिया 1987 जब बना है, पहली बार 16 बार लगा, और सबसे पहले कब लगा था? 1945 में, ठीक है। और लास्ट टाइम अगर पूछा जाए लास्ट टाइम कब लगा था, तो 1987 में लगा था। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following statement is true regarding the India squash legend राज मनचंदा? तो राज मनचंदा जी जो है हमारे स्क्वैश के बहुत बड़े लेजेंड प्लेयर थे, he has passed away। और नाउ द क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल, राज मनचंदा जी किस गेम से एसोसिएटेड थे? तो यही क्वेश्चन पहले आपको याद रखना जो क्वेश्चन से बनेगा कि किस गेम से एसोसिएटेड है, स्क्वैश से एसोसिएटेड है। इनके बारे में यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है? ही वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण मिला था, या फिर ये 6 टाइम नेशनल चैंपियनशिप थे, इसीलिए इनको लेजेंड बोला जाता है इन द स्क्वैश हिस्ट्री। He won the Asian Champions Trophy only once. He was awarded the खेल रत्न अवार्ड, या he was a 7-time national champion। ठीक है, क्या यहाँ पे सही है? तो बेसिकली क्या था, क्यों फेमस है? क्योंकि ये 6 टाइम नेशनल चैंपियन थे स्क्वाश में। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस फेमस पर्सनालिटी मिस्टर राज मनचंदा, तो सबसे पहले इंडियन स्क्वाश प्लेयर थे, ये एशियन चैंपियन मेडलिस्ट थे और 6 टाइम नेशनल चैंपियन थे। ठीक है, एशियन चैंपियन मेडलिस्ट भी थे, एशियन चैंपियंस भी इन्होंने 2-3 बार जीती है, और इन्होंने यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 6 टाइम इन्होंने नेशनल चैंपियन जीता था, और इनको अर्जुन अवार्ड मिला था, ना कि खेल रत्न अवार्ड मिला। तो खेल रत्न अवार्ड ने इनको अर्जुन अवार्ड जो उससे सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? तो एक एडिशनल क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं मैं ऑन द बुक टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान जी के ऊपर एक बुक रिलीज हुई, इसका नाम है टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर एंटरगम फ्रॉम 1761 टू 1799, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने लॉन्च किया। आपको मुझे बताना है ये बुक जो है किसने लिखी है। द ऑथर ऑफ द बुक इज द विच पर्सनैलिटी हियर? इज इट रामचंद्र गुहा, विक्रम संपत, शशि थरूर, अमिताभ घोष, या फिर के अजीज? सो व्हाट शुड बी द आंसर हियर? देखिए आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, विक्रम संपत। तो विक्रम संपत जी की बुक है टीपू सुल्तान सागा ऑफ मैसूर एंटरगम 1761-1799। तो ये था आपका आज का सेशन विद रिगार्ड्स टू दी वीकली करंट अफेयर्स। और सेशन को एंड करने से पहले दोबारा मैं आपसे बोलना चाहूंगा जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग बोली थी गाइस, हमारी प्रीलिमिनरी और मेंस टेस्ट सीरीज जो हमने एसबीआई पीओ गेट करके लॉन्च की हुई है, वहां पे हम आपको इस टाइम पे एक बहुत ही बढ़िया ऑफर दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं फ्लैट 85% ऑफ दे रहे हैं। आपको कोड यूज करना है, इसका नाम है SBI 85, और आपको ये 540 रुपए में मिल जाएगा, जहां पे आप 10,000 से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर वाइज सवाल, सेक्शनल सवाल, करंट अफेयर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सभी के सभी आप यहाँ पे अच्छी तरह जो है इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फटाफट में आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे क्लिक कीजिए और आप जाके इस जो ऑफर है इसको आप फटाफट अपने पास एनरोल कर लीजिए। तो दिस वाज अबाउट द सेशन गाइस। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए सेशन को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि सेशन में कोई आपकी न्यूज ऐसी है जो आप चाहते हैं कि सर मैं आपके साथ, प्लीज आप इस टॉपिक को भी पढ़ा दीजिए, तो हम हमेशा तैयार रहेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। आप एक छोटा सा काम कर दीजिए, या तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, या फिर आप मुझे एक ईमेल ड्रॉप कर दीजिए एट hello@edutab.co.in। ठीक है, अगर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी रिलेटेड बात करनी है, या फिर आपको कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात भी करनी है, जब आप कॉल पे बात करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8146207241। चलिए गाइस, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं आपको अगली क्लास के लिए। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, बाय।